नमस्ते। एक सुंदर कहानी सुनाती हूँ। मात्र प्रारंभ सुनकर अंदाज न लगा लेना, अंत तक जरूर सुनना। कहानी का शीर्षक है असमय का अतिथि, जिसके लेखक का नाम हमें पता नहीं है। अनामी लेखक की ये कहानी है। प्रत्येक वस्तु एकदम व्यवस्थित रूप से करने के अभ्यासी ऐसे स्वरूप ने अपने पलंग के पास वाले टेबल पर रखी नोटबुक पर लिखी हुई सूचना पर पुनः एक बार अंतिम दृष्टि कर ली। 1, 2, 3 ऐसे अंक अंग्रेजी में लिखकर उसके सामने अंग्रेजी सुवाच्य अक्षर में लिखी हुई यादी में कुछ छूट तो नहीं गया, इसकी तसल्ली कर ली। बाहर का मुख्य दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया था। दरवाजे पर कल दूध नहीं ऐसी चिट्ठी लिखी थी। घर के सारे नल ठीक से बंद किए थे। खामखा कोई नल चालू रह गया तो पड़ोस के मकान से कोई पानी की आवाज़ से परेशान होकर आना नहीं चाहिए। अब शाम के 7 बजे थे। कल कम से कम दोपहर 1-2 तक तो कोई घर की घंटी ना ही बजाए, ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बाहर डाइनिंग टेबल पर उसने चिट्ठी लिखकर रख दी थी, उसके माँ और बाबू के लिए। वे दूर सांगली में रहते थे, किंतु यह सब होने पर आएंगे ही, उनको कोई परेशानी ना हो। पानी का ग्लास पलंग के पास ही रखा था। मोबाइल बंद कर लिया था। बारामदे की लाइट बंद कर देनी है। रात ठीक 9 बजे बाजू में रखी बोतल से नींद की सारी गोलियां खाकर शांतिपूर्वक नींद के अधीन होना है, फिर कभी भी न उठने के लिए। अपनी मृत्यु नोंद बनाकर अलमारी में ऐसे रखी थी कि तुरंत मिल जाए। वह ऐसा कुछ करेगा, यह तो उसे स्वयं ही सच नहीं लग रहा था। अच्छी खासी IT में नौकरी थी। खुद का 2 बेडरूम का फ्लैट था। गाड़ी भी थी। खासे पैसे मिलते थे। परंतु अचानक कंपनी बंद हो गई। नौकरी चली गई। पिछले 6 मास से वो नौकरी की तलाश में था, परंतु हर कहीं से ना और ना ही मिल रही थी। उसकी सारी बचत खत्म हो गई। अगले महीने की फ्लैट की EMI भरने की भी शक्यता दिख नहीं रही थी। माँ बाबू ने कितने कष्ट झेलकर शिक्षा दी, परंतु सब व्यर्थ। क्या कहेंगे वो बेचारे? ये दुनिया क्या कहेगी? इस फ्लैट का हफ्ता, गाड़ी का हफ्ता, ये सब वो कैसे भर सकता था? सोच सोच कर सर फटा जा रहा था। आखिर बहुत सोच समझ कर ही यह मार्ग चुना है, आत्महत्या का। मात्र यही रास्ता रह गया था अब। वह भीरू नहीं था, असहाय था। सारे विचारों के अंत में यह निर्णय उसने कर लिया। उसे उसकी मनपसंद स्टार ट्रेक मालिका का एक वाक्य याद आया। हाईली इलॉजिकल डिसीजन लॉजिकली अराइव्ड एट डैश डैश डैश। इस अवस्था में भी चेहरे पर एक स्मित झलका। सारी तैयारियां पूरी हो गई। उसने घड़ी में देखा, शाम के 7 बजे थे। उसने नींद की गोली का ढक्कन खोला। भरपूर मात्रा में गोलियां है कि नहीं, उसकी जांच कर ली। अब केवल 2 घंटे तक का समय पसार करना है। हॉल में जाकर दूरदर्शन पर एकादा सीरियल देखनी चाहिए, ये सोचकर वो उठा। इतने में किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अब यह असमय पर कौन आया? ऐसा बोलते हुए और दरवाज़ा ना खोलते हुए वो बस ऐसे ही खड़ा रह गया। जो होगा वो बेल बजा बजा कर चला जाएगा, ऐसा उसको लगा। वो बेकार बेरोजगार हुआ तब से उसके मित्र कहलाने वाले सारे लोगों ने आना बंद कर दिया था। उसका रोज का रोना कौन सुने? और पार्टियां करने के लिए स्वरूप के पास पैसे भी कहाँ थे? किंतु फिर से बेल बजी।
स्वरूप अब दीवान खंड में आकर खड़ा रहा। लाइट बंद कर देनी चाहिए ताकि जो होगा वो चला जाएगा, किंतु बाहर जो भी है उसने भी लाइट को तो जलते देखा ही होगा। वह दबे पांव दरवाजे के पास गया और आई हॉल में से बाहर देखा। कोई अनजान लड़का खड़ा था। हाथों में एक नोटबुक थी और गले में एक थैला। दो चार बात करके उसे जल्दी रवाना करना चाहिए, ये सोचकर दरवाज़ा खोले बिना ही स्वरूप ने पूछा, कौन है? मुझे इस वक्त कुछ भी खरीदना नहीं है। अंकल, मैं अरुण रामचंद्र जुन्नरकर, नज़दीक की स्कूल का विद्यार्थी हूँ। दिवाली की छुट्टी में स्वाध्याय के लिए हमारे रेगे सर ने हमें कुछ चीज़ वस्तु बेचने के लिए कहा है। कुछ पुस्तक, धूपबत्ती, मोमबत्ती, फेस पाउडर इत्यादि। आप केवल देखें। मेरे पास मेरा पहचान पत्र भी है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा आपका। वह लड़का कुछ त्वरा से बोल रहा था। बहुधा अनेक ठिकानों पर ऐसा संवाद उसने किया होगा। दरवाज़ा ना खुलने का अनुभव उसे अधिकतर स्थानों पर हुआ ही होगा। पिछले 6 महीनों से नौकरी की तलाश में अनेक स्थानों पर नकार मिलने पर नकार की वेदना कैसी होती है उसका अनुभव था स्वरूप को। स्वरूप को इस बच्चे के प्रति आत्मीयता की भावना जगी। कुछ नाखुशी से ही सही उसने दरवाज़ा खोला। वह बच्चा बाहर ही खड़ा था। मटियाले रंग की फुल पैंट और व्यवस्थित इन किया हुआ सफ़ेद शर्ट। उसके ऊपर स्कूल का लोगो भी था। अपने गले में बंधे परिचय पत्र को स्वरूप की ओर घुमाते हुए विनय सह वो बोला, धन्यवाद अंकल दरवाज़ा खोलने के लिए। यह मेरा आई कार्ड। रहने दे, आ अंदर आ। वह लड़का अपने जूते बाहर ही निकाल के अंदर आया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। क्यों रे, दौड़ते हुए आया क्या? ना अंकल, आपकी लिफ्ट बंद है तो सीढ़ियाँ चढ़ के आया। अरे बाप रे, तू 5 सीढ़ियाँ चढ़कर आया? रुक, तुझे पानी देता हूँ। स्वरूप ने उसे पानी दिया। ये माँ की शिक्षा थी। घर पे कोई भी आया तो पहले पानी पिलाओ। माँ और बाबू की याद से वह जरा पसीज गया। सुन अरुण, मैं ज़रा जल्दी में हूँ और जैसा कि मैंने तुझे कहा, मुझे इस वक्त कुछ भी खरीदना नहीं है, स्वरूप तेजी से बोला। सोचा इस लड़के को जल्द से जल्द जाने के लिए कहना चाहिए। हाँ अंकल, आपने मुझे पहले ही कह दिया है, परंतु हमारे रेगे सर ने कहा है कि वस्तु ना बिके तो भी दिखानी ज़रूर चाहिए, और मेरी नोटबुक में मुझे आपका नाम पता भी तो लिखना है। ठीक है, दिखा, परंतु जल्दी, मुझे काम है। अरुण ने अपने थैले से कुछ पुस्तक, धूपबत्ती, मोमबत्ती, पाउडर जैसी 4-5 वस्तु निकाल कर दिखाई। दिखाते हुए वो कैसे उत्तम दर्जे की है और सबको कितनी पसंद है वो भी बता रहा था। स्वरूप को उसकी यह सुंदर शब्दों में बोलने की रीत पसंद आ गई। स्वरूप खुद अनेक स्थानों पर प्रेजेंटेशन देता था, तो कम शब्दों में हमें जो कहना है वो कहना कितना महत्वपूर्ण है उसकी कल्पना थी उसे। इस तरह घर घर जाकर चीज़ें बेचना तुम्हें किसने और क्यों कहा है? सब बच्चों को कहा है क्या? स्वरूप ने कुछ कुतूहलवश पूछा। हमारे स्कूल के रेगे सर ने। वे हमारे स्कूल के मुख्य अध्यापक हैं। दिवाली की छुट्टी में करने के लिए ऐसे कुछ काम उन्होंने हम बच्चों को दिए हैं। कौन कौन से काम? ये चीज़ें बेचना, योग्य हिसाब रखना, 3-4 बार बैंक में जाकर पिताजी के पैसे भरना, चेक भरना, भाजी खरीदना, दुकान में से गृहोपयोगी चीज़ें लाना वगैरह। अरे वाह, बहुत अच्छे। अतः तुम बच्चों को बाहर के विश्व का परिचय हो, समाज से कैसे व्यवहार करें ये समझ में आए, यह उत्तम प्रयास है। स्वरूप को ऐसी स्थिति में भी यह प्रयोग पसंद आया। मिलना चाहिए रेगे सर को एक बार। फिर अचानक ध्यान आया कि अब कहाँ मिलेगा वो रेगे सर को। ऐसी कितनी सारी बातें होंगी जो धरी की धरी रह जाएगी, करनी रह जाएगी। ठीक है, अब सब रख दे। हाँ अंकल, आप कुछ लेते तो अच्छा था। ये मोमबत्ती तो लीजिए,
यहाँ बिजली बार बार जाती है, आपके काम आएगी। अरे अरुण, मैंने ना कहा था ना, तो ना। और वैसे मेरे पास इन्वर्टर है, स्वरूप जरा चिढ़ते हुए बोला। अरुण ने वह सारी चीज़ें समेटकर थैले में रखना शुरू किया। स्वरूप को जरा लज्जित होने जैसा लगा, परंतु यह चीज़ें लेकर अब वह क्या करेगा। क्या रे अरुण, मेरे जैसे कुछ ना खरीदने वाले लोग तुझे मिलते ही होंगे ना, तो तुझे बुरा नहीं लगता, हम पे गुस्सा नहीं आता? अंकल, मैंने जब पहली बार बेचना शुरू किया तो पहले ही दिन बहुत कुछ बेचूंगा ऐसा निश्चय किया था। तब एक सोसाइटी के वॉचमैन ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। वस्तु बेचना तो दूर रहा, मैं वैसे ही घर गया। बहुत देर तक मैं रोता ही रहा। बाद में माँ ने मुझे समझाया और दूसरे दिन उसी सोसाइटी में वापस जाकर प्रयत्न करने के लिए कहा। फिर क्या हुआ? कितनी चीज़ें बिकी? एक भी नहीं, परंतु मैंने सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलकर परवानगी ले ली और 3 घरों में पहुंच पाया। उन लोगों ने कुछ खरीदा? 2 लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए और दरवाज़ा भी नहीं खोला। एक दादाजी ने दरवाज़ा तो खोला, परंतु मेरी बात ही नहीं सुनी और कुछ नहीं चाहिए कहकर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। वे बहुत ही गुस्से में थे। अरे रे, फिर तूने क्या किया? उस दिन भी मैं बहुत रोया। मेरे मुंह पर ये लोग दरवाज़ा कैसे बंद कर सकते हैं? मैं भिखारी तो नहीं था, भिखारी से भी ऐसा तो नहीं ना करना चाहिए। मुझसे अपमान सहन नहीं हुआ। फिर मैं अपने रेगे सर से मिला, रोते हुए सारी बातें बताई। मैं इतना वर्ग में प्रथम आने वाला विद्यार्थी और मेरा ऐसा अपमान। फिर तुम्हारे रेगे सर क्या बोले? स्वरूप ने उत्सुकता से पूछा। वे मेरे पास आकर मेरी पीठ सहलाते हुए बोले, अरुण, एक बात हमेशा याद रख, वो तुम्हें नहीं हकालते। तुम जो बेच रहे हो ना, वो चीज़ों को हकालते हैं, उन्हें तुमसे नहीं, किंतु तुम जो बेच रहे हो उन चीज़ों से दूर रहना है। तुम गलत चीज़ गलत व्यक्ति को बेच रहे हो या गलत समय पर बेच रहे हो। तुम्हें बुरा लगे ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगर अपमान हुआ है तो उन वस्तुओं का, तुम्हारा नहीं। और ये देखो, विक्रय यानी कि बेचना यह एक कला है, वह कष्टपूर्वक आत्मसात करनी पड़ती है। यह कला सीखते हुए तुम कितनी चीज़ें बेच पाए इसका महत्व तो है ही, परंतु जहाँ तुम ना बेच पाए वहाँ क्यों नहीं बेच पाए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वरूप एकदम अंतर्मुख हो गया। अर्थात नौकरी के लिए मिले हुए नकार वो उसके प्रति नकार नहीं, परंतु उसके कौशल्य और अनुभव को मिले हुए नकार थे। वो कंपनियों को उस समय उसकी ज़रूरत नहीं थी, बस इसका इतना ही अर्थ था। मेरा अपमान हुआ, वे मुझे ना कैसे कह सकते हैं, ये समझकर जो अहंभाव प्रताड़ित हुआ वो एक पागलपन था। इन अनुभवों से क्या ज्ञान मिला, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके पिताजी हमेशा कहते थे, पराजय बहुत बड़ा गुरु है। उसे अचानक याद आया कि उपदेश याद रखना आसान है, किंतु योग्य समय पर उपदेश को अमल में लाना सरल नहीं। अरुण ने आगे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। रेगे सर की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और एक नई उम्मीद से मैंने चीज़ें बेचना शुरू किया। 4-5 दिन में मैं बहुत घूमा। 5वें दिन 2 पुस्तक बिकी। मैं बहुत खुश हुआ। अरुण आगे आगे बोलता ही गया। स्वरूप ने अब बच्चे की तरफ ध्यान से देखा। पतली देहयष्टि, सांवला रंग, अच्छे से कंघी किए हुए बाल, 13-14 वर्ष की वय। इस बच्चे में एक खास चमक स्वरूप को दिखी। इतनी देर से खड़ा स्वरूप अब सोफे पर बैठ गया। अरुण सारा सामान अब थैले में भर चुका था। स्वरूप को समझ में आया कि ये रेगे सर बच्चों को नकार को कैसे ग्रहण करना है और कैसे पचाना है, इसकी शिक्षा दे रहे थे, और वह भी
मात्र किताबी ज्ञान नहीं, परंतु घोर प्रात्यक्षिक अनुभव से। स्वरूप को बस यही आत्मसात करने की आवश्यकता थी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? स्वरूप ने जरा कुतूहलवश पूछा। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। माँ 3-4 घरों में रोटियां बनाने का काम करती है। आपके घर में कोई स्त्री नहीं है ना? अगर होती तो ये पाउडर उन्हें पसंद आता। नहीं रे अरुण, अभी मेरी शादी नहीं हुई। आपको कोई रोटी बनाने वाला चाहिए? मेरी माँ बहुत अच्छी रोटी बनाती है। आपकी पूरी रसोई भी वह कर देगी। स्वरूप की हंसी निकल पड़ी। यह लड़का अपना प्रयत्न छोड़ ही नहीं रहा था। अरे, मेरे यहाँ एक बाई रोटी बनाने के लिए आती है, परंतु मुझे एक बात बता, तू इतनी जगहों पर घूमता है, कहीं पे तेरा सामान बिकता है तो कहीं पर नहीं बिकता है। तुझे बुरा लगने पर अब तू क्या करता है? पहले की तरह रोता है क्या? अरुण अब जरा मुक्त मन से बोलने लगा। बोला, नहीं अंकल, अब मैं रोता नहीं। मैंने अब इन विघ्नों को चुनौती बना लिया है। स्वरूप आश्चर्यचकित हुआ। अर्थात क्या कहना चाहता है? अंकल, हमारी स्कूल में कई बार मैं विघ्न दौड़ में हिस्सा लेता हूँ। एक के बाद एक विघ्न यानी कि हर्डल्स पार करते जाना होता है। सब विघ्न पार करने पर वह चुनौती यानी चैलेंज पूरी होती है। ये चीज़ों का बेचना भी वैसा ही है। पहले सोसाइटी में प्रवेश प्राप्त करो, फिर हम क्या बेचते हैं ये कहकर दरवाज़ा खुलने की प्रतीक्षा करो, फिर घर में प्रवेश प्राप्त करो, फिर अपनी वस्तु चीज़ें दिखाओ और बाद में ये कैसे अच्छी है वो बताओ और बाद में बेचो। मैंने कितनी चीज़ें बेची, उसके बदले आज मैंने कितने विघ्न पार किए, उसके बारे में मैं अब सोचता हूँ। तब मुझे इतनी निराशा नहीं होती और मैं विघ्नों को पार करने का आनंद उठाता हूँ। विघ्नों की चुनौती, वाह कितनी अच्छी परिकल्पना है। स्वरूप को लगा जैसे कोई ठंडा पानी उसके शरीर पर उंडेल कर उसे गहरी नींद से जगा रहा है। काउंट योर विनिंग्स, प्रोसेस डिफाइनिंग, ये सब पढ़ी पढ़ाई जानकारी है और यह बच्चा उसे अमल में ला रहा है। अरुण, तुम कौन सी कक्षा में हो? स्वरूप ने पूछा। मैं 8वीं क में हूँ अंकल। हमारी हिंदी स्कूल है। अ और ब में ज़्यादा होशियार बच्चे हैं। मैं भी मेरे वर्ग में प्रथम आता हूँ। हमारे रेगे सर कहते हैं, ये विद्यार्थी मुझसे होशियार है ऐसा मत मानो। पिछली परीक्षा में आए थे, उससे ज़्यादा मार्क्स अब आ रहे हैं कि नहीं, ये देखो। तुम्हारी स्पर्धा खुद तुमसे होनी चाहिए। अरे वाह, तुम्हारे रेगे सर से तो मिलना पड़ेगा। और क्या कहते हैं तुम्हारे रेगे सर? रेगे सर, ये शायद अरुण का सबसे प्रिय विषय होगा ऐसा लग रहा था। उसका चेहरा एकदम चमक उठा। हमारे लिए तो वो देवता है। अंकल, आप ज़रूर मिलना। उन्हें आप जैसे लोगों को मिलना अच्छा लगता है, पर मेरा संदर्भ ज़रूर देना। हाँ, ज़रूर मिलूँगा। अंकल, कल तो एक गम्मत हो गई। 4-5 दिन से ना मेरी एक भी वस्तु बिकी नहीं। तो मेरी कहीं गलती तो नहीं हो रही, ये समझने के लिए मैं वापस रेगे सर के पास गया। मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या बोलता हूँ, ये सब उन्होंने पूछा। सब सुनने के बाद रेगे सर बोले, यू डिड नॉट पुट 1 फुट इनसाइड द हाउस। वैसे मुझे भी इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है अंकल, लेकिन यहाँ मैं कुछ समझा नहीं, और मैं समझा नहीं ये समझने पर सर हंस पड़े। स्वरूप खुद MBA था, इंजीनियर भी था। उसे तो ये वाक्य तुरंत समझ में आ गया, परंतु ये छोटा बच्चा अरुण क्या समझा, ये देखने के लिए वो बोला। फिर रेगे सर ने क्या कहा? वो बोले, अरुण, तू अनेक विघ्न पार करता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है घर में प्रवेश मिलना। अगर तू ये न कर पाया तो बाकी की मेहनत का कोई उपयोग नहीं। और ये अगर करना है तो उस घर में कौन कौन रहता है, वो कब घर में होते हैं, उनको क्या बेचना चाहिए, वो क्या खरीद सकते हैं, इस सब का अभ्यास करने के बाद ही उस घर के दरवाजे को खटखटाना चाहिए।
उन लोगों को कुछ चीज़ तुझे मुफ्त में देनी चाहिए। घर में अगर स्त्रियां हैं तो 2 पाउडर के डब्बे पर टिकली का 1 पैकेट फ्री, ऐसा कुछ बताने पर दरवाज़ा खुलेगा और तुरंत अपना दाहिना पैर उठा के अंदर आने का अवसर प्राप्त होगा। बाद में तेरे पास जो है वो बेचने का मौका भी मिलेगा। वाह, बहुत अच्छे, उन्होंने कितने सुंदर तरीके से तुम्हें ये समझाया। अंकल, मुझे ये सब अभी तक पूरा समझ में नहीं आया है, किंतु गणित में जैसे स्टेप्स होते हैं ना, उनमें जो सबसे महत्व का स्टेप है वो किया तो बाद में सब आसान। वैसे ही घर में प्रवेश किए बिना कुछ नहीं बिकेगा, इतना मैं बराबर समझा हूँ। एकदम बराबर समझा है तुमने। अंकल, आपके पास कितनी सारी किताबें हैं? रणजीत देसाई की स्वामी आपने पढ़ी है? वो मेरे पास है, आपको दूँ? आपको ये बहुत पसंद आएगी। अरुण ने अपना आग्रह जारी रखा। स्वरूप हंस पड़ा। दे दे। और तुम्हारे पास वो जो विवेकानंद का पुस्तक है ना, वो भी दे दे। अरुण ने बड़े उत्साह के साथ दोनों किताबें दी और अपनी बिल बुक निकाल कर बिल भी बना कर दिया। दरवाजे पर नेम प्लेट से पढ़कर स्वरूप का नाम भी लिख लिया। जरा बैठ, मैं पैसे लेकर आता हूँ, कहकर स्वरूप बेडरूम में आया। पैकेट से पैसे निकालते हुए उसकी नज़र सामने की नोटबुक पर पड़ी। उसे अपनी कायरता पर लज्जा आई। यह इतना छोटा लड़का इतने नकार पचाकर भी अपने प्रयत्न छोड़ता नहीं है, और मैं इतना पढ़ा लिखा होशियार होकर भी मैदान छोड़कर भागने निकला था। एक नई ऊर्जा मिलने जैसा उसे लगा। बाद में बहुत शांति से आत्महत्या की वो चेकलिस्ट उसने फाड़ दी। उसने एक दूसरी टू डू लिस्ट बनाने का निश्चय किया, जिसमें सबसे पहले क्रमांक पर होगा रेगे सर से मिलना। बाहर आकर उसने अरुण को पैसे दिए। अरुण ने सुगढ़ता से दोनों पुस्तक टेबल पर रखे, उस पर पावती भी रखी और वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और बोला, अंकल धन्यवाद। अरे हाँ, मेरा कार्ड देना तो रह ही गया। वैसे मैं कोई कार्ड छपवाता नहीं, किंतु मेरी नोटबुक के कागज़ के 4 टुकड़े करके उस पर मेरा नाम पता मेरे ही अक्षरों में लिख कर रखता हूँ। इसमें जो फ़ोन नंबर है ना, वो मेरे पिताजी का है, ये लीजिए। ऐसा कहते हुए उसने अपनी ऊपर की जेब में से एक कागज़ निकाला और अपने दोनों हाथों में उसे रख कर कमर से झुका और बड़े आदरपूर्वक वो कागज़ का टुकड़ा उसने स्वरूप के सामने धर दिया। स्वरूप ने नौकरी में रहते हुए कितने लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और कितनों से स्वीकारा भी था, झूठ मूठ का आदर प्रदर्शित करके, कमर से झुककर और अपने दोनों हाथ लंबा कर। परंतु इस लड़के से नोटबुक से फाड़े हुए टुकड़े पर बालिश अक्षर से हिंदी में लिखे गए विजिटिंग कार्ड को स्वीकारते हुए जितना आदर अनुभव हुआ, उतना पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसने दोनों हाथ आगे करके अपने हाथों की अंजलि में वो कागज़ का टुकड़ा लिया, बहुत ही सच्चे मन के आदर से लिया और उसी आदर से अपने माथे पर स्पर्श करवाया। फिर निर्बंध हो चुके अपने आंसुओं को रोकते हुए स्वरूप ने बच्चे का हाथ अपने हाथ में लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के प्रेसिडेंट का हाथ हो, और वो बोला, इट इज़ अ प्रिविलेज टू मीट यू सर, एंड आई मीन इट। इस अंकल ने उसे सर कहा इसलिए, या तो स्वरूप ने इतना सम्मानपूर्ण व्यवहार किया इसलिए, जो भी हो, परंतु अरुण बहुत शर्मा गया और तुरंत सीढ़ियों की तरफ मुड़ा और धड़ाधड़ उतरने लगा, आंखों से ओझल हो गया। स्वरूप को कहने का दिल हुआ कि अरे तू क्यों शर्मा रहा है? शर्म मुझे आनी चाहिए। थोड़े बुरे दिन आए नहीं कि मैंने भागना चाहा। उन रिक्त सीढ़ियों की तरफ देखकर पिछली 15-20 मिनट में जो घटना घटी, उसके बारे में सोचते हुए वो देर तक निशब्द खड़ा रहा। उसे लगा कि यह अरुण आया तो था असमय का मेहमान बनकर, पर जाते जाते मेरे जीवन में अरुणोदय करके गया।